मित्रों नमस्कार, मैं विजेंद्र वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मित्रों, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 6 पादपों में जल अवशोषण व रसारोहण, और हमने जल अवशोषण के बारे में पढ़ा, जल अवशोषण की क्रिया विधि पढ़ी, जल का मार्ग पढ़ा। मित्रों, आज हम पढ़ेंगे जल अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारक। तो हमारा जो चैप्टर था वो था चैप्टर नंबर 6 पादपों में जल अवशोषण व रसारोहण। तो आज हम पढ़ेंगे जल अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारक, फिर जल अवशोषण का अपना टॉपिक कंप्लीट, उसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन रसारोहण। तो देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं जल अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारक। मित्रों, हमारा टॉपिक है जल अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो जल अवशोषण को प्रभावित करते हैं, या जल अवशोषण को कम करते हैं, जल अवशोषण को बढ़ाते हैं। तो ऐसे कौन कौन से कारक हैं वो अपन यहाँ पढ़ेंगे। सबसे पहला जो कारक है वो है प्राप्य मृदा जल। कौन सा है? प्राप्य मृदा जल। ये देखो, प्राप्य मृदा जल, मृदा में जल की मात्रा पर निर्भर करता है क्या? जल का अवशोषण। दूसरी बात करेंगे अपन मृदा वातन। दूसरा जो कारक है वो है मृदा वातन, यानी मृदा में वायु की मात्रा भी किसको प्रभावित करती है? जल अवशोषण को प्रभावित करती है। थर्ड जो कारक है वो है मृदा का तापमान। प्राप्य मृदा जल, मृदा वातन और मृदा का तापमान। और फोर्थ बात करेंगे अपन मृदा विलयन की सांद्रता। ये चार कारक हम यहां पढ़ेंगे। तो देखिए, जल अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारक निम्न हैं। नंबर 1 प्राप्य मृदा जल, नंबर 2 मृदा वातन, नंबर 3 मृदा का तापमान, और नंबर 4 पे पढ़ेंगे मृदा विलयन की सांद्रता। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं प्राप्य मृदा जल के बारे में। तो मित्रों देखो, प्राप्य मृदा जल, इससे स्पष्ट हो रहा है कि प्राप्य का मतलब प्राप्त मृदा जल, यानी ज्यादा जितनी मृदा में जल की मात्रा जितनी ज्यादा होगी उतना ही अवशोषण क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है। देखिए मित्रों, इसमें क्या होता है कि मृदा में उपस्थित सभी प्रकार का जल पादपों को आवश्यक उपलब्ध नहीं हो पाता। हमने पहले भी पढ़ा था कि केवल और केवल कौन सा जल उपलब्ध हो पाता है पादपों को? केवल केसी का जल ही उपलब्ध हो पाता है। हमने पढ़ा था मृदा जल। मृदा जल का स्रोत क्या है? वर्षा जल। जब जैसे ही वर्षा होती है तो अधिकांश जल बहकर चला जाता है। ठीक है। कुछ जल जो आर्द्रताग्राही जल होता है मृदा द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। और दूसरा जो प्रकार पढ़ा था हमने वो गुरुत्वीय जल पढ़ा था, जो मृदा के नीचे की ओर चला जाता है, केंद्र में पृथ्वी। जो केवल केसी का जल ही ऐसा जल है जो सभी प्रकार के पादपों को उपलब्ध होता है। यानी अपन ये कहें कि सभी प्रकार का जल पादपों को उपलब्ध नहीं होता। और केवल कौन सा जल उपलब्ध होता है? मित्रों, केवल और केवल मात्र केसी का जल उपलब्ध होता है। और यह जल धारण क्षमता तथा स्थायी मलानी प्रतिष्ठा, दोबारा सुनना, यह जल धारण क्षमता तथा स्थायी मलानी प्रतिष्ठता के मध्य का क्षेत्र होता है। जल धारण क्षमता और स्थायी मलानी, ये मलानी है, मलानी प्रतिशतता के मध्य का क्षेत्र होता है।
कौन? केशिका जल। देखिए केशिका जल ही केवल उपलब्ध होता है, वो केशिका जल है वो जल धारण क्षमता तथा स्थायी मलानी प्रतिशतता के मध्य का क्षेत्र होता है। और जब मृदा में जल का स्तर स्थायी मलानी प्रतिशतता से कम होता है, जब जल का स्तर मृदा में स्थायी मलानी प्रतिशतता से कम होता है तो पादप जल अवशोषण नहीं कर पाते। अगर स्थायी मलानी प्रतिशतता से कम होता है जल स्तर, दोबारा सुना, यदि पादपों में स्थायी मलानी प्रतिशतता से, किससे? स्थायी मलानी प्रतिशतता से जल स्तर अगर कम होता है, क्या कम होता है? जल स्तर कम होता है, तो पौधे इसका अवशोषण नहीं करते, पादप इस जल का अवशोषण नहीं कर पाते और पादप क्या हो जाते हैं? बोलो, जब जल अवशोषण नहीं कर पाएंगे तो क्या हो जाएंगे? मुरझा जाते हैं। मलानी का मतलब यहां मुरझाना है। फिर से सुनना, देखो सभी प्रकार का जल पादपों को उपलब्ध नहीं हो पाता और केवल मात्र कौन सा जल प्राप्त होता है? केशिका जल। केवल केशिका जल ही उपलब्ध हो पाता है और यह जो केशिका जल है यह जल धारण क्षमता तथा स्थायी मलानी प्रतिशतता के मध्य का क्षेत्र होता है। और जब मृदा के जल में, किसकी बात कर रहा हूं मैं? मृदा के जल की। जब मृदा के जल का स्तर स्थायी मलानी प्रतिशतता से क्या होता है? जब मृदा के जल का स्तर अगर स्थायी मलानी प्रतिशतता से कम होता है तो पादप इस जल का अवशोषण नहीं कर पाते। और जब नहीं करते हैं जल का अवशोषण, देखो मृदा में जल की मात्रा स्थायी मलानी प्रतिशतता से कम होती है तो पौधे इसका अवशोषण नहीं कर पाते और पौधे क्या होते हैं मित्रों? मुरझा जाते हैं। अब आपको यहाँ दो चीजें समझ में नहीं आई होंगी कि ये जल धारण क्षमता क्या होती है, ये स्थायी मलानी प्रतिशतता क्या होती है। तो अब मैं बात करता हूँ जल धारण क्षमता और स्थायी मलानी प्रतिशतता क्या होती है। ये बात समझ में आई होगी, स्थायी मलानी प्रतिशतता कम होती है तो जल अवशोषण नहीं कर पाते पौधे और पादप क्या हो जाते हैं? मुरझा जाते हैं। स्थायी मुरझान। ठीक है, अपन बात कर रहे हैं अब जल धारण क्षमता क्या होती है। तो मित्रों सुनना इसको, जल धारण क्षमता क्या होती है कि गुरुत्वीय बल द्वारा, हमने पढ़ा था गुरुत्वीय बल किधर खींचता है? नीचे की ओर खींचता है। तो गुरुत्वीय बल द्वारा मृदा से निष्कासित अतिरिक्त जल की मात्रा के पश्चात मृदा में शेष बचा जल की मात्रा को क्या कहेंगे? जल धारण क्षमता कहेंगे। दोबारा से सुनना एक बार, किसे कहेंगे? गुरुत्वीय बल द्वारा मृदा से निष्कासित, मैं लिख देता हूं यहां पे, गुरुत्वीय बल द्वारा मृदा से निष्कासित, किस बल द्वारा? गुरुत्वीय बल द्वारा मृदा से निष्कासित अतिरिक्त जल की मात्रा के पश्चात, निष्कासित अतिरिक्त जल की मात्रा के पश्चात मृदा में शेष बचे जल की मात्रा। देखिए गुरुत्वीय बल द्वारा मृदा से निष्कासित अतिरिक्त जल की मात्रा के पश्चात मृदा में शेष बची या बचे जल की मात्रा को क्या कहते हैं? जल धारण, मृदा की जल धारण क्षमता। जल की मात्रा को ही क्या कहेंगे? मृदा जल धारण क्षमता कहलाती है। इसको फिर से सुनना, देखो गुरुत्वीय बल हमने पढ़ा है, गुरुत्वाकर्षण हमें नीचे की ओर खींचता है। तो मृदा के ऊपर जैसे ही बरसात होती है, पानी गिरता है तो उसको गुरुत्वीय बल क्या करता है? नीचे की ओर खींचता है। तो गुरुत्वीय बल द्वारा मृदा से निष्कासित अतिरिक्त जल की मात्रा के पश्चात जो जल मृदा में बचा रहता है वो कौन सा जल है? बोलिए, कौन सा जल बचा रहता है? केशिका जल। और उस केशिका जल को ही पौधे क्या करते हैं? अवशोषित करते हैं। तो उसको कहते हैं जल धारण क्षमता। क्या कहते हैं? जल धारण क्षमता। किसको कहते हैं? फिर से सुनना, देखो गुरुत्वीय बल जो वर्षा हुई, पानी मृदा के ऊपर पृथ्वी पे गिरा और उसको गुरुत्वाकर्षण के कारण अधिकांश जल नीचे की ओर चला जाता है। ठीक है, केवल और केवल मात्र कौन सा जल बचता है? केवल केशिका जल बचता है। तो
फिर भी मृदा में जो जल की मात्रा बनी रहती है, शेष मात्रा जो जल की बनी रहती है, वही क्या कहलाती है? मृदा जल की जल धारण क्षमता, सॉरी मृदा की जल धारण क्षमता कहलाती है। इसको अपन कहेंगे जल धारण क्षमता। ये तो थी जल धारण क्षमता, समझ में आई होगी। नेक्स्ट बात करता हूं मैं, स्थायी मलानी प्रतिष्ठा क्या होती है। देखो अभी हमने पढ़ा था कि स्थायी मलानी प्रतिष्ठा के घटने से कम हो जाती है। अगर स्थायी मलानी प्रतिष्ठा से जल कम हो जाता है तो अवशोषण क्या होता है? नहीं हो पाता, पौधे पादप जल का अवशोषण नहीं कर पाते और पादप क्या हो जाते हैं? स्थायी रूप से मुरझा जाते हैं। तो देखो स्थायी मलानी प्रतिष्ठा किसे कहते हैं? वह मृदा जल की वह प्रतिशतता, सॉरी सुनना एक बार ध्यान से, मृदा जल की वह प्रतिष्ठा जिसमें उगे हुए पौधों की पत्तियां प्रथम बार स्थायी मलानी प्रतिष्ठा या स्थायी मुरझान प्रदर्शित करे, तो इसको कहेंगे अपन स्थायी मलानी प्रतिष्ठा। यानी मृदा जल की वह प्रतिष्ठा जिसमें उगे हुए पौधे की पत्तियां प्रथम बार क्या करें? स्थायी रूप से मुरझा जाएं या मुरझान प्रदर्शित करें, उसको कहेंगे स्थायी मलानी प्रतिशतता। ठीक है, मृदा जल की, फिर से सुनना, मृदा जल की वह प्रतिशतता जिसमें क्या हो? मृदा जल की वह प्रतिष्ठा जिसमें उगे हुए पौधों की पत्तियां प्रथम बार, उगे हुए पौधों की पत्तियां प्रथम बार मुरझान प्रदर्शित करें। क्या प्रदर्शित करें? मुरझान। यानी प्रथम बार जब मुरझा जाएं, स्थायी रूप से मुरझा जाएं, तो उसको क्या कहेंगे अपन? स्थायी मलानी प्रतिष्ठा। क्या होता है? अगर ये स्थायी मलानी प्रतिष्ठा कम होती है तो जल अवशोषण नहीं होता, और जल अवशोषण नहीं होगा तो पौधे क्या हो जाएंगे? पत्तियां क्या हो जाती हैं? मुरझा जाती हैं। इसको अपन क्या कहते हैं? स्थायी मलानी प्रतिष्ठा। ओके, तो मित्रों अपने फर्स्ट जो पढ़ा मृदा प्राप्य मृदा जल, उसके बाद में सेकंड नंबर पे हमने पढ़ा था वातन, मृदा वातन। ठीक है, तो सेकंड नंबर पे अपन बात करते हैं मृदा वातन की। हम खेती करते हैं तो खेती करने के दौरान खेत में बुआई करते हैं। ये बुआई करने का रीजन क्या होता है? मृदा को पोली बनाना, और पोली बनाने की वजह से क्या होती है? वायु मृदा में प्रविष्ट हो जाती है, और इस वायु का क्या उपयोग है? ये पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। और जहां मृदा में जिस मिट्टी में वायु की कमी होती है, ठीक है ना, तो वहां पेड़ पौधे पनपते नहीं है। ये आपने देखा भी होगा कि बाढ़ के समय, जहां बाढ़ आ जाती है ना, बाढ़ आ जाती है, वहां पौधे क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। वहां तो पानी की मात्रा ज्यादा है लेकिन फिर भी पौधे नष्ट हो जाते हैं। इसका कारण क्या है? उस वातन मृदा में, मृदा वातन में क्या बढ़ जाता है? पानी बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? जलाक्रांता। क्या कहते हैं मित्रों? जलाक्रांता। तो ध्यान से सुनना, देखो अच्छे वातन वाली मृदा, जैसे दोमट मृदा, मैंने पढ़ा है दोमट मिट्टी, अच्छी मिट्टी होती है दोमट मृदा, जल धारण क्षमता इसकी अधिक होती है। ठीक है, तो अच्छे वातन वाली मृदा जैसे दोमट मिट्टी से पर्याप्त जल संग्रह होता है, अवशोषण होता है। और याद रखना, इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन की कमी, अगर बात करें अपन, ऑक्सीजन की कमी जड़ों में श्वसन को क्या कर देती है? रोक देती है। अगर वातन मृदा में वायु की मात्रा कम होगी तो पादपों की जड़ों में क्या हो जाता है? ऑक्सीजन की, अच्छे वातन वाली मृदा नहीं होगी, मैं नहीं की बात कर रहा हूं, तो क्या होगा बोलो? पादपों की जड़ों में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, और किसकी सांद्रता बढ़ जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता प्लाज्मा झिल्ली के संग्रहण में, यानी प्लाज्मा झिल्ली में CO2 की सांद्रता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ठीक है ना, जिससे जल अवशोषण क्या होगा? जल अवशोषण क्या हो जाता है? घट जाता है। ओके,
और ऐसी मिट्टी को अपन क्या कहेंगे, जलाक्रांत, जहां पानी हमेशा भरा रहता है, जल अवशोषण नहीं होता। हमने कई बार देखा होगा कि जिस मिट्टी में जैसे वर्षा का जल इकट्ठा हो जाता है और वर्षा का जल इकट्ठा होने के बाद में वो रिश्ता ही नहीं है, नीचे जाता ही नहीं है मृदा में, अवशोषित ही नहीं होता है। इसका कारण क्या है? क्योंकि यहाँ मृदा में वायु की धारण क्षमता, वायु की क्षमता क्या है, कम है, मृदावातन कम है। और मृदावातन कम है तो ऐसी मिट्टी में जल धारण क्षमता, जल अवशोषण की क्षमता भी क्या होगी, कम होगी। तो दूसरा जो कारण था जल अवशोषण को प्रभावित करने वाला कारक, वो है मृदावातन। अच्छे वातन वाली मृदा में जल अवशोषण अधिक होता है और कम वातन वाली मृदा में जल अवशोषण कम होता है। तो थर्ड अपन बात कर रहे थे मृदा का तापमान। तो मित्रों थर्ड नंबर कौन सा था? तीसरे नंबर पे हमने तीसरा जो कारक पढ़ा था वो था मृदा का तापमान। तो तापमान अधिक होता है, तापमान बढ़ता है तो जल अवशोषण बढ़ता है या घटता है, बोलिए। देखो मित्रों यहां अपन बात कर रहे हैं मृदा के तापमान की। तो मृदा देखो जल अवशोषण के लिए मृदा का अनुकूल तापमान है वो कितना है? तो फिक्स तापमान की बात करें तो वो होता है 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक। जैसे तापमान अगर 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तक रहता है तो मृदा द्वारा जल का अवशोषण अत्यधिक होता है। और यदि मृदा का तापमान 20 से कम और 30 से अधिक होता है तो जल अवशोषण की दर क्या हो जाती है मित्रों, घट जाती है। तो याद रखना ये 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस क्या है, मृदा के लिए अनुकूल तापमान है, ठीक है ना। मृदा जल अवशोषण के लिए, मृदा के जल अवशोषण के लिए अनुकूल तापमान कौन सा है, 20 से 30 डिग्री सेल्सियस। अगर टेम्परेचर घटता है या 30 से बढ़ता है तो जल अवशोषण की दर क्या होगी, बोलो, घटेगी। घटेगी या बढ़ेगी, घटेगी। और सबसे ज्यादा जल अवशोषण कितना टेम्परेचर पे होता है, 20 से 30 डिग्री। तो अनुकूल टेम्परेचर होता है 20 से 30 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट में बात करता हूं मृदा विलयन की सांद्रता। 4 नंबर पे आता है मृदा विलयन की सांद्रता। ये बड़ा ही अच्छा टॉपिक है। विलयन क्या होता है, हमने पढ़ा था विलयन बराबर होता है विलेय प्लस विलायक, ठीक है। विलायक में जितनी ज्यादा मात्रा में, देखो मृदा में खनिज लवणों की अधिकता से, आप ध्यान से सुनना, हम बात कर रहे हैं पादपों में। पादपों में जल अवशोषण कहां से होता है, मृदा से ही मान लेता हूं मैं, मृदा है, ठीक है। यहां जल की मात्रा ज्यादा है लेकिन यहां पर माने खनिज लवणों की सांद्रता मात्रा भी ज्यादा होगी तो विलयन क्या होगा, अतिप्रासरी। और अतिप्रासरी विलयन होगा यानी अपन यूं कहें सांद्र, ठीक है, तनु हो जाएगा। ये अतिप्रासरी विलयन होगा, ठीक है ना। तो यहां से क्या होगा बोलो, जल, इसमें देखो खनिज लवणों की सांद्रता बढ़ेगी तो जल अवशोषण की दर क्या होगी, इसमें बढ़ेगी। और खनिज लवणों की सांद्रता कम होगी तो जल अवशोषण क्या होगा, ज्यादा होगा। तो फिर से सुनना, मृदा में खनिज लवणों की अधिकता से मृदा विलयन की सांद्रता उच्च होती है। इस मृदा विलयन की सांद्रता क्या होती है, इस मृदा विलयन की सांद्रता उच्च होती है। लवणों की अधिकता से मृदा विलयन की सांद्रता क्या होती है, उच्च होती है। तो जल अवशोषण की दर क्या होगी, बोलो, जल अवशोषण क्या होगा। देखो खनिज लवणों की सांद्रता अधिक होगी तो जल अवशोषण की दर क्या होगी, बोलो, कम होगी। और अगर खनिज लवणों की सांद्रता कम होगी तो जल अवशोषण की दर क्या होगी, बढ़ेगी। सीधी सी बात है। तो विलयन की सांद्रता बढ़ने पर, ये याद रखना, विलय की अगर इसमें मात्रा बढ़ती है तो जल अवशोषण की दर क्या होती है, घटती है। हमने पिछले लेसन में भी पढ़ा था। और विलय की मात्रा अगर कम होती है, यानी विलय अपन क्या माने, इसमें खनिज लवण माने, तो खनिज लवणों की सांद्रता कम होगी तो जल अवशोषण की मात्रा क्या होगी, दर क्या होगी, बढ़ेगी। तो मित्रों यहाँ हमने कितने कारक पढ़े प्रभावित करने वाले, 4 कारक पढ़े। प्राप्य मृदा जल, मृदा में जल की मात्रा जितनी अधिक होगी उतना ही जल अवशोषण अधिक होगा। मृदा वातन, मृदा में वायु की मात्रा जितनी ज्यादा होगी मृदा द्वारा जल का अवशोषण उतना ही अधिक होगा, ठीक है। और पादपों द्वारा भी जल अवशोषण उतना ही अधिक होगा। बात करें पर मृदा का तापमान, देखो मृदा का टेम्परेचर बढ़ेगा तो जल अवशोषण की दर क्या होगी, घटेगी।
अनुकूल टेम्परेचर कितना होता है 20 से 30 डिग्री सेल्सियस होता है। और मृदा विलयन की सांद्रता, देखो विलय की मात्रा जितनी ज्यादा बढ़ेगी, विलय क्या है मृदा में खनिज लवण है, इनकी मात्रा बढ़ेगी तो अवशोषण की दर क्या होगी, घटेगी। ठीक है, और इनकी मात्रा ज्यादा होगी तो दर घटेगी, और इनकी मात्रा कम होगी तो दर क्या होगी, अवशोषण की दर बढ़ेगी। समझ में आया बात? ये समझ में आ रही ना बात? मृदा विलयन की सांद्रता, यानी सांद्रता की बात करें तो विलयन क्या होता है, फिर से सुनना, विलयन होता है विलय प्लस विलायक। अब विलायक तो जल है ही, विलय की बात अपन यहां कर लें खनिज लवण। देखो मृदा में अगर खनिज लवण की सांद्रता अधिक होगी तो जल अवशोषण की दर क्या होगी, कम होगी। और यदि विलायक की सांद्रता ज्यादा होगी और विलय की खनिज लवण कम होंगे तो जल अवशोषण बढ़ेगा। ये ज्यादा होगा, ये कम होगा तो जल अवशोषण बढ़ेगा, ये ज्यादा होगा, जल कम होगा, विलायक कम होगा तो जल अवशोषण कम होगा। बस ऐसे याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ये तो था जल अवशोषण। देखो हमने पढ़ा था पादपों में जल अवशोषण, तो ये जल अवशोषण कंप्लीट हुआ अपना। अब अपन बात करने वाले हैं रसारोहण। देखो नाम है रसारोहण, ठीक है ना। अपन बात करने वाले हैं यहाँ पे रसारोहण की। मित्रों हमने पढ़ा था कि जल अवशोषण के दो मार्ग होते हैं। जल अवशोषण की क्रिया विधि हमने पढ़ी थी दो प्रकार से, सक्रिय जल अवशोषण और निष्क्रिय जल अवशोषण। तो जड़ों द्वारा, देखो मृदा में जो जल और गलित लवण होते हैं उनको जड़ों द्वारा अवशोषित करके पादप के वायव्य भागों तक पहुंचने, ऊपर एक दिशा ऊपर की ओर खींचने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, रसारोहण कहलाती है। क्या कहलाती है, रसारोहण। फिर से सुना, देखो मृदा द्वारा, मृदा में है और मृदा से जड़ क्या करती है, जल और खनिज लवणों को अवशोषित करके और पौधे के ऊपरी भाग तक, शीर्षस्थ भाग तक, वायव्य भाग तक पहुंचाने का कार्य करती है। ठीक है, तो याद रखना ऊपरी दिश स्थानांतरण को, जल के ऊपरी दिश स्थानांतरण को क्या कहेंगे अपन यहाँ, रसारोहण। परिभाषा सुनना, पौधे के वायवीय भागों द्वारा, वायवीय भागों में पौधों के वायवीय भागों में जड़ों द्वारा गुलित खनिज युक्त जल, पौधे के वायवीय भागों में, पौधों के वायवीय भागों में, वायवीय जड़ों द्वारा घुलित खनिज जल। देखो यहाँ क्या है, घुलित खनिज जल का मतलब क्या है, खनिज युक्त जल लिख सकते हैं। जल ऊपरी दिश, किधर, ऊपरी दिश का मतलब ऊपर की ओर, स्थानांतरण को क्या कहते हैं, खनिज युक्त जल ऊपरी दिश, स्थानांतरण रसारोहण कहलाता है। फिर से सुनना मित्रों कि पौधों के वायवीय भागों द्वारा, भागों में, द्वारा नहीं सुनी, पौधों के वायवीय भागों में, वायवीय क्या है, पत्तियां, तना, है ना, वायवीय भागों में जड़ों द्वारा घुलित खनिज युक्त जल ऊपरी दिशा में स्थानांतरण को, ऊपरी दिश स्थानांतरण को क्या कहते हैं, रसारोहण। यानी मृदा में जो घुलित खनिज लवण होते हैं वो जड़ों द्वारा अवशोषित करके उनका हमेशा ऊपरी दिश स्थानांतरण, ऊपर की ओर स्थानांतरण, नीचे की ओर थोड़ी ना होता, ऊपर की ओर होता है, तो ऊपरी दिश स्थानांतरण को क्या कहेंगे, रसारोहण। जल हमेशा नीचे से कहाँ चढ़ता है, ऊपर की ओर चढ़ता है। देखो पौधों में जल का स्थानांतरण जाइलम, विशेषकर अपन बात करें जाइलम, हमने जाइलम पढ़ा था, जाइलम और फ्लोएम दोनों क्या है, सेवन उत्तक। और इस जाइलम में देखो, जाइलम क्या करता है, जड़ों द्वारा अवशोषित जल को पादप के वायु भागों तक पहुंचाने का काम करता है। जबकि पत्तियां क्या करती हैं, पत्तियों में किसका निर्माण होता है, भोजन का निर्माण होता है, फूड का निर्माण होता है, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। और वो पत्तियों द्वारा बनाया गया जो कार्बोहाइड्रेट है उसको फ्लोएम द्वारा जड़ों तक पहुंचाया जाता है। तो फ्लोएम केवल फूड का
परिवहन करता है और जाइलम जल का परिवहन करता है। अपन बात कर रहे हैं कि पौधों में जल का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है, जाइलम द्वारा होता है। लेकिन जाइलम में भी विशेषकर अपन बात करें तो वाहिकाओं और वाहिनिकाओं द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, वाहिकाओं और वाहिनिकाओं द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है मित्रों, वाहिकाओं और वाहिनिकाओं के द्वारा होता है। किसके द्वारा, वाहिकाओं और वाहिनिकाओं के द्वारा होता है। ठीक है, हमने देखो जाइलम की 4 प्रकार की कोशिका पढ़ी थी, जाइलम मर्दूतक, जाइलम रेशे, जाइलम वाहिकाएं और जाइलम वाहिनिकाएं। तो जाइलम वाहिका और जाइलम वाहिनिकाओं द्वारा जल का अवशोषण होता है। इसमें जाइलम मर्दूतक और जाइलम रेशे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाते, बल्कि जाइलम द्वारा जल का अवशोषण होता है। जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है, जाइलम द्वारा होता है। हमने कल भी पढ़ा था पिछले वीडियो में कि मृदा से जो जल देखो मूल रोमों से किस में पहुंचता है, जाइलम। तो मूल रोम से जाइलम तक पहुंचने का जो प्रक्रम पढ़ा हमने, वो कितने प्रकार से होता था, हमने पढ़ा था 3, एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट और रस्तानी, 3 मार्गों से पहुंचता है। हमने पढ़े थे जल का मार्ग पढ़ा था, पादपों में जल का मार्ग। ठीक है मित्रों, तो अपन यहां बात करने वाले हैं रसारोहण की। ठीक है ना, अब अपन एक देखो रसारोहण की परिभाषा पढ़ी, पौधों के वायवीय भागों में जड़ों द्वारा घुलित खनिज युक्त जल ऊपरी दिश स्थानांतरण को रसारोहण कहते हैं। ठीक है, रसारोहण में जाइलम मुख्य भूमिका निभाता है और जाइलम में भी विशेषकर अपन बात करें तो वाहिकाओं और वाहिनिकाओं द्वारा जल अवशोषण होता है, जल का परिवहन होता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन रसारोहण को एक प्रयोग द्वारा समझाइए। तो अपन एक प्रयोग करते हैं, प्रयोग में अपन ये सिद्ध करेंगे कि जल हमेशा ऊपर की ओर ही गमन करता है। ठीक है ना, तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, कनाडा बाल्सम रसारोहण का मार्ग का प्रयोग करेंगे। इस मार्ग को अपन किसके माध्यम से समझेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, प्रयोग करेंगे। ध्यान से सुनना। देखिए हमने क्या लिया, एक कनाडा बाल्सम का पौधा लिया। क्या लिया भैया, कनाडा बाल्सम। मैं ऐसे बना देता हूं। इसकी जड़ों को काट के मानो, आप तने से भी कर सकते हैं, गुलमेहंदी का तना भी ले सकते हैं यहाँ पे, ऐसे कोई बात नहीं। तने को लेकर के जैसे अपने क्या किया, तना लिया, एक बीकर लिया और उस बीकर में क्या किया, जल भर दिया। मित्रों ध्यान से सुनना, इसमें जल भरा होता है। ठीक है ना, और इस जल में अपन एक रंजक डालता है, विरंजक, उसका नाम है सेफ्रेनिन। क्या डालता है मित्रों, सेफ्रेनिन। ये सेफ्रेनिन क्या है, एक अभिरंजक है और ये अभिरंजक केवल लिग्निन युक्त उत्तकों को अभिरंजित करता है। अब लिग्निन युक्त कौन कौन से होते हैं, जैसे जाइलम होता है, दंडोतक होता है, जाइलम और दंडोतक। ठीक है, ये कैसे होता है, लिग्निन युक्त होते हैं। देखो हमने क्या किया, एक पादप लिया, किसका, वही बात कर लेते हैं अपन, कनाडा बाल्सम का, और उसकी जड़ों को काट करके या उसको तने को काट करके हमने क्या किया, एक बीकर लिया, उस बीकर में सेफ्रेनिन युक्त, यानी कि सेफ्रेनिन क्या है, एक अभिरंजक। ये क्या करता है, लिग्निन युक्त उत्तकों को अभिरंजित करता है। लिग्निन युक्त उत्तक कौन से होते हैं, जाइलम और दंडोतक। तो हमने क्या किया, एक तना लिया और तने को या जड़ पौधा लिया, उस पौधे की जड़ को या तने को काट करके हमने कहा, किस में रख दिया, एक सेफ्रेनिन युक्त विलियन में। किसके विलियन में, सेफ्रेनिन युक्त विलियन में रखा। 2 घंटे बाद जब हमने इसको सेफ्रेनिन युक्त विलियन में रखा, तो 2 घंटे बाद जब इसको देखते हैं, इसका परीक्षण करते हैं, ठीक है ना,
तो हमने पाया कि ये जो कनाडा बाल्सम है ना, इस पादप की पत्तियों में, किसमें, इस कनाडा बाल्सम की पत्तियों की जो सिराएं हैं, उन सिराओं में लाल रंग दिखाई दिया। कैसा रंग दिखाई दिया? इसकी सिराएं कैसे दिखाई देने लग गई? लाल। किसकी वजह से? सेफ्रेनिन की वजह से। ये सेफ्रेनिन पत्तियों तक कैसे पहुंचा? ये जाइलम द्वारा पहुंचा। फिर से सुनना, अपन क्या कहा आपने कि हमने क्या लिया, कनाडा बाल्सम का पौधा लिया और उस पौधे को क्या किया, उस पौधे को किसमें, सेफ्रेनिन युक्त विलयन में डुबोकर रख दिया। जड़ों को डुबोएंगे, पूरे पेड़ को नहीं डुबोएंगे। और ये सेफ्रेनिन क्या होता है? एक अभिरंजक होता है। ये क्या करता है? ये लिग्निन युक्त उत्तकों को अभिरंजित करता है। लिग्निन युक्त उत्तक कौन कौन से होते हैं? जाइलम और दर्ड होता है। 2-3 घंटे बाद जब इसका परीक्षण करते हैं तो हमने पाया, जब पत्तियों को काट कर देखा तो इसकी सिराएं कैसे रंग की दिखाई दे रही थी? लाल रंग की, पर्णवरंत। ये पर्णवरंत और पर्ण सिराएं यानी पर्ण शाखा में जब इसकी टीएस काट कर देखते हैं तो हमने पाया कि इसमें कैसा रंग था? लाल रंग था। और वो लाल रंग केवल जाइलम वाहिकाओं में ही दिखाई देता है। किसमें दिखाई देता है मित्रों? केवल और केवल जाइलम वाहिकाओं में ही। तो इस प्रयोग से क्या स्पष्ट हुआ क्या? कुछ ये हुआ कि ये जो जल का परिवहन है, पादप के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम करता है, वो कौन करता है? जाइलम। क्यों करता है? पता चला क्या आपको? क्योंकि जाइलम में ही, जाइलम उत्तकों में ही, जाइलम वाहिकाओं में ही ये क्या था? लाल रंग था। और इस लाल रंग को पहुंचाने का काम कौन कर रहा था? जाइलम करता है। तो मित्रों, इस प्रयोग से स्पष्ट होता है कि रसारोहण किसके माध्यम से होता है? जाइलम वाहिकाओं और जाइलम वाहिनिकाओं द्वारा होता है। इस प्रयोग से स्पष्ट होता है कि पादपों में रसारोहण केवल जाइलम उत्तकों द्वारा ही होता है। किसके द्वारा होता है? समझ में आया? जाइलम उत्तकों द्वारा होता है। तो मित्रों, हमने जल अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारक पढ़े, रसारोहण की परिभाषा पढ़ी, यानी रसारोहण इसको भी कह सकते हैं गुरुत्वाकर्षण। देखो, जल का गुरुत्वाकर्षण के विपरीत ऊपरी दिश गमन को क्या कहेंगे? रसारोहण। अब रसारोहण का प्रयोग हमने, देखो रसारोहण किसके माध्यम से होता है? जाइलम के माध्यम से। जाइलम में भी वाहिका और वाहिनिका। हमने क्या किया? एक बीकर लिया, उस बीकर में सेफ्रेनिन युक्त जल लिया। सेफ्रेनिन क्या है? अभिरंजक है। तो अब इस अभिरंजित से ये जल कैसा हो गया? लाल रंग का। ये लाल रंग का अभिरंजक है। ये केवल जाइलम वाहिकाओं को ही अभिरंजित करता है। ठीक है, तो ये हमने प्रयोग किया। नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं रसारोहण की क्रियाविधि की। तो मित्रों, यहाँ देखो, रसारोहण की क्रियाविधि मित्रों, इससे पहले मैं आपको कुछ बताऊंगा कि जब भी आप बायोलॉजी का कोई वीडियो देखते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करें, वहाँ क्विज मिलेगा, उस क्विज में आप आंसर दें क्वेश्चनों के, और आप अपनी तैयारी पूर्ण रूपेण बनाए रखें। ठीक है, तो अपन बात करने वाले हैं रसारोहण की क्रियाविधि। अभी हमने पढ़ा कि रसारोहण में जल मृदा से वायव्य भागों तक जाता है, ऊपरी दिश। ठीक है ना। तो पादपों में रसारोहण की क्रिया को समझाने के लिए अनेक सिद्धांत प्रस्तुत किए गए, बहुत सारे सिद्धांत दिए गए, लेकिन फिर भी अपने यहाँ 3 सिद्धांतों की बात करेंगे। कितने सिद्धांत पढ़ेंगे? 3 सिद्धांत। देखो, पहला जो सिद्धांत है वो है जैव बल सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है मित्रों? जैव बल सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत जो है वो है मूल दाब सिद्धांत, और तीसरा जो सिद्धांत है वो है भौतिक बल सिद्धांत। कितने सिद्धांत हुए? बहुत सारे सिद्धांत दिए गए क्रियाविधि को समझाने के लिए।
प्रस्तुत किए गए, लेकिन उनमें से मुख्य कितने हैं? 3 हैं। जैव बल सिद्धांत, मूल दाब सिद्धांत और भौतिक बल सिद्धांत। ठीक है तो मित्रों, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। ये जो सिद्धांत अपन नेक्स्ट डे पढ़ेंगे, कल अगले वीडियो में पढ़ेंगे, और अपना जो लेसन नंबर 6 है वो कंप्लीट, ये 3 सिद्धांत पढ़ेंगे, लेसन नंबर अपना 6 है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो मित्रों, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर जाएं। ठीक है, आप हमारे साथ लगातार बने रहें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा देखें। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।